प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में दो बैलों की कहानी के अभ्यास संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस कहानी के दो वीडियोस हमने बना लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आरंभ करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि उनकी संख्या का सही ज्ञान हो सके और उन पशुओं में से कोई बीमार तो नहीं है या समूह में उत्पात मचाने वाले पशुओं की अलग व्यवस्था की जा सके, कोई जानवर भाग तो नहीं गया, इसलिए प्रतिदिन उनकी हाजिरी ली जाती होगी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? अब इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ गया मोती और हीरा पर अत्याचार कर रहा था। दूसरा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, उसे अपनों से बिछुड़ने के दुख का ज्ञान था। तीसरा पॉइंट, छोटी बच्ची माँ के मरने को अपना दुर्भाग्य समझती थी। वह हीरा मोती को उनका घर छूटने के कारण उन्हें अपने जैसा ही अभागा समझती थी। चौथा पॉइंट, छोटी बच्ची छल प्रपंच से अभी दूर थी। उसका निश्चल मन हीरा मोती पर अत्याचार देख द्रवित हो गया और प्रेम उमड़ आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छोटी बच्ची की दशा और दोनों बैलों की दशा एक जैसी थी, इसलिए छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति विषयक मूल्य की संसार में कुछ नीतियाँ निश्चित हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो क्या नीतियाँ निश्चित हैं, क्या नीति विषयक मूल्य हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि कहानी में निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नंबर 1, सच्ची मित्रता। मुसीबत के समय हीरा मोती एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इससे पता चलता है कि सच्ची मित्रता कैसी होती है। सच्चा मित्र मुसीबत के समय दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। दूसरा, मिलजुल कर अर्थात एकता से रहने की भावना। हीरा मोती सांड का मिलकर मुकाबला करते हैं और उस सांड को घायल कर देते हैं, तो इससे पता चलता है कि एकता में बल है। तीसरा पॉइंट, निस्वार्थ परोपकार की भावना। कांजी हाउस में जब हीरा मोती बहुत सारे जानवरों को कैद देखते हैं और उनकी दयनीय हालत देखते हैं, तो उनके मन में परोपकार की भावना जग जाती है और वे कांजी हाउस की दीवार तोड़कर उन जानवरों को वहाँ से निकाल देते हैं। चौथा पॉइंट, नारी जाति का सम्मान। हीरा और मोती दोनों ही नारी का सम्मान करते हैं। छोटी बच्ची को मारते हुए देखकर मोती के मन में क्रोध आता है, परंतु हीरा उसे समझाता है कि हमारे समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। पांचवा पॉइंट, स्वतंत्रता प्रियता। हीरा और मोती गया के घर, कांजी हाउस और कसाई के हाथों में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में सफल भी होते हैं। छठा पॉइंट, धर्मपरायणता। हीरा मोती गया द्वारा पीटे जाने पर भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचाते। हीरा से मोती कहता है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, परंतु हीरा उसे समझाता है कि दूसरों पर हमला करना हमारी जाति का धर्म नहीं है, इसलिए वे गया को कोई हानि नहीं पहुंचाते। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ना कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो ये हमने आपको समझाया था कि गधे के क्या क्या अर्थ हैं, गधे में क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रेमचंद ने
उन विशेषताओं की ओर ध्यान दिया है जो हमारे ऋषि मुनियों में भी होती हैं। गधे को उसके स्वभाव के आधार पर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो हम गधे शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु प्रेमचंद ने उसकी स्वाभाविक विशेषताओं, सरलता और सहनशीलता के आधार पर एक नए अर्थ की ओर हमारा ध्यान खींचा है। इन्हीं गुणों के आधार पर लेखक ने उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की है। सुख दुख, हानि लाभ और विपरीत परिस्थितियों में समभावी रहने वाला गधा ऋषि मुनियों जैसा ही है और ये उसमें विशेषताएं हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यह है हमारा प्रश्न 5। तो इसके उत्तर में आप देखेंगे कई जगह हीरा और मोती की दोस्ती हमें दिखाई देती है। तो हम कहेंगे निम्नलिखित स्थानों पर हमने हीरा और मोती की मित्रता देखी है। नंबर 1, हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। दूसरा, हल में जोते जाते समय वे यह कोशिश करते हैं कि दूसरे पर ज़्यादा भार ना आए। तीसरा, गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर भागा, जिससे हल, जोत, जुआ सब टूट गए। चौथा पॉइंट, सांड द्वारा एक पर आक्रमण करते ही दूसरा सांड के पेट में सींग घुसेड़ देता था। इस प्रकार दोनों की जान बची तथा सांड को भी भागना पड़ा। अगला, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया, भागा नहीं, और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। कांजी हाउस की दीवार गिराते समय हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था, मोती उसे अकेले छोड़कर वहां से भागा नहीं। तो इन सभी बातों से पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान दें कि कौन सा कथन किसने कहा है और उससे पहले क्या कथन था और बाद में क्या कथन था। तो यहाँ पर कहा गया है हीरा, प्रश्न में स्पष्ट है हीरा के इस कथन से। तो यह जो स्टेटमेंट दी हुई है कॉमर्स में, यह हीरा ने कही है। हीरा ने कब कही और उससे पहले क्या बात हुई और उसका अर्थ क्या है। हीरा के कथन से लेखक का दृष्टिकोण ज्ञात होता है। पता चलता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी, अन्याय अत्याचार उन पर किया जाता था। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड देना अनुचित है। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी है, वह नारियों के सम्मान का पक्षधर है। नारियों का सम्मान किया जाना चाहिए। वह स्त्रियों और पुरुषों की समानता के भी पक्षधर हैं। तो यहाँ पर हम बात कहाँ से शुरू हुई थी? जब भैरव की लड़की को उसकी सौतेली माँ मारती है और हीरा और मोती उन्हें देखते हैं, तो मोती को क्रोध आता है और मोती कहता है कि मेरा मन करता है कि इस स्त्री को सींगों पर उठाकर फेंक दूं। तब हीरा उसे समझाता है कि हमारे समाज में स्त्रियों पर अत्याचार करना निषेध है। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है? व्यक्त किया गया है का अर्थ है बताया गया है। तो उत्तर 7 में आप लिखेंगे, पशु आदिकाल से मतलब सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य के साथी रहे हैं। मनुष्य ने कभी उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभ के लिए पाला है। किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने और सवारी करने के लिए बैलों का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। कहानी में झूरी अपने बैलों से प्यार करता है और उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखता है, तभी वे हर मुसीबत पर विजय पाते हुए
प्रेम ना करने वाले गया के घर से भाग आते हैं और झूरी के पास वापस चले आते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो यह बात किसने कही है? मोती ने कही है। और इस पंक्ति के द्वारा वो क्या कहना चाहता है? तो कांजी हाउस में जब पशु बहुत सारे कैद थे और हीरा ने दीवार को तोड़ा और मोती ने भी उसका साथ दिया, उस समय जो पशु वहाँ कैद थे उन्होंने सींग मारकर बाहर भगा दिया, वहाँ पर से आज़ाद करवा दिया। तो मोती यह बात कह रहा है और इससे यह पता चलता है कि मोती स्वभाव से उग्र जरूर है परंतु दयालु भी है। दूसरा पॉइंट, मोती का स्वभाव परोपकारी है, वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। तीसरा पॉइंट, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के समय हीरा का साथ नहीं छोड़ता। चौथा पॉइंट, मोती अत्याचार का विरोधी भी है, वह कांजी हाउस की दीवार तोड़कर अत्याचार का विरोध करता है। पांचवा, मोती साहसी है और वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। यह 2 भागों में है। कै भाग में आशय स्पष्ट करना है आपने। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। यहाँ पर गुप्त का मतलब है छिपी हुई शक्ति। किन में थी? बैलों में थी। क्यों थी? क्योंकि वे दूसरे सामने वाले व्यक्ति के भावों को समझ जाते थे और उसके अनुसार व्यवहार करते थे। वंचित का अर्थ है रहित। तो आप लिखते हैं, इसका अर्थ कैसे लिखेंगे आप? हीरा और मोती गहरे मित्र थे, वे एक दूसरे से बिना कुछ कहे एक दूसरे के भावों को समझ जाते थे। उनके पास अवश्य कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था। मनुष्य स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है पर उसके पास वह शक्ति नहीं है कि वह दूसरे के भावों को आसानी से समझ सके। ख भाग, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो यहाँ पर उस छोटी लड़की के बारे में बताया गया जो रात को उन्हें एक एक रोटी देती थी। तो इस पंक्ति का आशय क्या है? बैलों का भोजन बहुत ज़्यादा होता है, थोड़े भोजन से उनका पेट नहीं भरता, थोड़े चारे से पेट नहीं भरता, परंतु कोई प्रेम से जो भोजन करवाया जाता है उससे तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, गया के घर हीरा और मोती को काम तो करना पड़ता था पर उन्हें खाने में सूखा भूसा ही दिया जाता था। बैलों पर यह अत्याचार देख उसी घर की छोटी सी लड़की रात में उनको एक एक रोटी दे जाती थी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख कम नहीं होती थी पर उस बच्ची का प्रेम और त्याग उनमें एक नया उत्साह पैदा कर देता था और शक्ति पैदा करता था। उसी से उनका पेट भर जाता था। प्रश्न नंबर 10, इसमें आपने सही उत्तर छांटना है। प्रश्न आप देख लेंगे अपने आप। तो सही उत्तर मैं बता रही हूँ। इसमें क्वेश्चन है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, गुस्से में था और हीरा मोती ने उसके साथ जो अड़ियल व्यवहार किया था उससे वह दुखी था। प्रश्न नंबर 11, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। प्रताड़ना का मतलब पीड़ा। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। हीरा और मोती को गया के घर से लेकर कांजी हाउस तक शोषण का शिकार होना पड़ता है। वे शोषण का अपने तरीके से विरोध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों पीटे जाते हैं और अंत में कांजी हाउस में पहुंच जाते हैं और वहां बंद कर दिए जाते हैं। इस पर मेरा विचार है कि शोषण का विरोध करके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करते हुए इतना दुख उठाना ही पड़ता है।
शोषित रहकर घुट घुट कर जीने और हर सांस के लिए दूसरों पर आश्रित रहने से अच्छा है उसका विरोध। इससे शोषक अपनी मन मर्जी नहीं कर पाता है। प्रश्न 12, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि दोनों बैल दो व्यक्तियों का प्रतीक है जो आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। तो हम कहेंगे कि हाँ, सही है। ये दो बैलों की कथा की कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। ये दोनों बैल सच्चे भारतीय हैं जिन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर आज़ादी के संघर्ष में भाग लिया है और स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। झूरी का घर स्वदेश का प्रतीक है, जहां आने के लिए दोनों व्याकुल रहते हैं। उन्हें इसके लिए अनेक बाधाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा होती थी, उसी तरह इनको भी कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। वहाँ ये अपने साथियों को आज़ाद करवाते हैं। दोनों को मारने के लिए बदी कसाई के हाथ बेच दिया जाता है, परंतु अंततः ये झूरी के घर अपने स्वदेश वापस आ ही जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। अब आ जाते हैं भाषा अध्ययन पर। यहाँ पर दो निपातों का प्रयोग किया गया है, ही और बी। इससे हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो यहाँ पर ही निपात का प्रयोग है। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला व्यक्ति भी वंचित है। यहाँ पर भी ही निपात का प्रयोग है। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यहाँ पर बी शब्द का प्रयोग है जो निपात है। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, भी शब्द निपात है। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा, भी निपात का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 14, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए और उपवाक्य छांटकर उनमें से भेद बताइए। पहला, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तो यह वाक्य है मिश्र वाक्य और प्रधान वाक्य है दीवार का गिरना था, और बाकी हिस्सा जो है अपनों अधमरे से पड़े हुए जानवर भी चेत हो उठे आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा, सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा कठोर आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह मिश्र वाक्य है। इसमें प्रधान वाक्य है सहसा एक दड़ियल आदमी आया, और दूसरा हिस्सा जो है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य है, जिसमें आएगा जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। तीसरा वाक्य गए, हीरा ने कहा गया के घर में से नाहक भागे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिश्र वाक्य है। प्रधान उपवाक्य हीरा ने कहा और आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य है गया के घर से नाहक भागे। आगे घ भाग, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है। प्रधान उपवाक्य है बिकेंगे और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है मैं बेचूंगा तो। ड, अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। यह भी मिश्र वाक्य है और इसमें प्रधान वाक्य है तो मैं बेमारे ना छोड़ता, और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है अगर वह ना पकड़ता। प्रश्न 15 में यह कहा गया है कि इस कहानी में प्रयुक्त मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है पहला, जी तोड़ काम करना, जिसका अर्थ है मेहनत करना। तो वाक्य बनाएंगे, फैक्ट्रियों में मजदूरों को जी तोड़ काम करना पड़ता है। अगला मुहावरा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो इसका अर्थ है मुकाबला करना। कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय वीरों ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर खदेड़ दिया। टाल जाना,
की बात को टालना। पहले वह मदद करने का आश्वासन देता था, पर जरूरत के समय टाल गया। जान से हाथ धोना, जान खो देना। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें हजारों जवान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। 9-2-11 होना का अर्थ है भाग जाना। चौकीदार को आता देखकर शरारती बच्चे बगीचे से 9-2-11 हो गए। तो इसके साथ ही हमारा अभ्यास कार्य समाप्त होता है। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।